Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is disorders of basal nuclei or basal ganglia. Means वो बीमारियां जो कि बेसल न्यूक्लियर जो हमने पढ़ा पिछला लास्ट लेक्चर उसके प्रॉब्लम की वजह से हों उनको कहते हैं disorders of basal ganglia. In this most important is already Parkinson's disease. Now, Parkinson's disease is what? Parkinson's disease, this is a problem of the basal nuclei, most common disorder basal nuclei का है, वो slowly progressive degenerative disease है nervous system का, associated with destruction of the brain cell which produce dopamine. यानी जो बेसल न्यूक्लिया हमने पढ़ा उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर वाज डोपामीन. तो जो न्यूरॉन डोपामीन बनाते हैं उन न्यूरॉन के डिस्ट्रक्शन की वजह से, लाइसिस की वजह से, डीजनरेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज. दिस इज आल्सो कॉल्ड पार्किंसोनिज्म. या कभी कभी वाइवा में पूछते हैं व्हाट इज पैरालिसिस एजिटेंस. Paralysis agitans is also the term for Parkinson disease. Causes क्या हो सकते हैं, क्यों हो रहा है ये? Without any reason भी हो सकता है, लेकिन क्या है, mostly due to destruction of substantia nigra and nigrostriatal pathway which has dopaminergic fiber. ये ट्रामा से भी हो सकता है, डिजनरेशन से भी हो सकता है. तो जो सबस्टेंशिया नाइग्रा उससे जो फाइबर जाते हैं स्ट्रिएटम की तरफ उसको कहते हैं नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे. उनकी डैमेज की वजह से क्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो पार्किंसन डिजीज है हमारा. और पार्किंसन डिजीज में बेसिकली ये जो आपने पढ़ा हमने ये पैरालिटिस एजिटेंस, तो वजह उसकी क्या है, डोपामीन की डेफिशिएंसी. We will take a break of 5 minutes only. Exact 5 minutes में हम दोबारा स्टार्ट करेंगे. इधर ही ब्रेक लेते हैं. पार्किंसन डिजीज एक कॉमन डिजीज है, ठीक, और मोस्ट पॉपुलर लोगों को भी थी. द पॉपुलरेस्ट अमंग देम वाज द बॉक्सर मोहम्मद अली. ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, ठीक है. तो किसी ने अगर देखा उनकी वीडियोस को लेट लाइफ की, जब वो स्टेज पे बुलाते थे उनको, उनके हाथ हिल रहे होते थे, ठीक. बाकी भी कई सिम्टम है, इसको हम पढ़ेंगे क्या होते हैं. कॉमन साइन एंड सिम्टम, मोस्ट कॉमन आर ट्रेमर. ट्रेमर कहते हैं हाथ हिलना, ठीक. नाउ अब पार्किंसन डिजीज के ट्रेमर कैसे होते हैं, इसके लिए आप थोड़ा रिकॉल करें अपनी मेमोरी को कि वी डिस्कस के पार्किंसन डिजीज जो जिन न्यूक्लिया के डिस्ट्रक्शन से होता है वो बेसल न्यूक्लिया, दे हैव रोल इन मोटर एक्टिविटी. मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. मूवमेंट के बेसिकली क्या है, इनिशिएटर है, यानी मूवमेंट मोटर एरिया शुरू करता है, लेकिन मोटर एरिया को ये स्टिमुलेट करते हैं कि शुरू करो. तो इनके ट्रेमर ये ऐसे होंगे कि ये जब पेशेंट रेस्ट में होगा उस वक्त भी हाथ हिल रहे होंगे, जबकि सेरिबेलम की डिजीज के ट्रेमर होते हैं जब वो आदमी कोई काम कर रहा होता है. तो देयर ट्रेमर आर कॉल्ड एज स्टैटिक. स्टैटिक रेस्ट को कहते हैं, या रेस्टिंग ट्रेमर ये होते हैं. अकर इन पार्किंसन डिजीज एज दिस डिसअपीयर, और ये जब वॉलंटरी एक्टिविटी पेशेंट शुरू करेगा तो ये डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक. Thumb moves rhythmically over the index finger and middle finger. हाथ ऐसे हिलते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर के ऊपर थंब ऐसे हिलती है जैसे कोई तस्बीह पढ़ रहा हो, उस टाइप की. दैट इज व्हाई कॉल्ड एज पिल रोलिंग मूवमेंट या पिल रोलिंग ट्रेमर भी कहते हैं. So important BCQ point, the character of the tremor in the Parkinson are pill rolling tremor. These are also static or resting tremor. और पार्किंसन वाले पेशेंट को क्या होगा, देखिए प्रॉब्लम मूवमेंट में होगी. तो क्या होगा, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट. मूवमेंट स्टार्ट भी बड़ी मुश्किल से करेगा, स्लो उसको करेगा, ठीक है. जनरली द मूवमेंट्स आर स्लो विद फॉलोइंग फीचर.
ब्रेडिकाइनेजिया होगा, ये किसको कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन विल स्लोली स्टार्ट मूवमेंट, ठीक है, जब बड़ी मुश्किल से आदमी स्टार्ट करता है मूवमेंट को स्लो, उसको कहते हैं ब्रेडिकाइनेजिया। एकाइनेजिया व्हेन पर्सन इज अनेबल टू इनिशिएट मूवमेंट, जब कोई आदमी मूवमेंट बड़ी मुश्किल से शुरू करता है तो हम उसको कहते हैं एक, क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एकाइनेजिया। हाइपोकाइनेजिया इज कॉल्ड बेसिकली, हाइपोकाइनेजिया उसको कहते हैं कि जब कोई पेशेंट ओवरऑल वॉलेंट्री मूवमेंट उसकी कम हो जाती है, वी सेड द पर्सन इज हाइपोकाइनेटिक, क्लियर, बट द पर्सन इज हाइपोकाइनेटिक पर्सन। हाइपोकाइनेटिक मींस उनकी जनरली मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। नाउ अनदर फीचर ऑफ दिस इज द पर्सन, जो जिस आदमी को पार्किंसन डिजीज होगा, फेशियल एक्सप्रेशन लॉस हो जाएंगे। देखें फेस के अंदर जो मसल होते हैं जिनको हमारी फेशियल नर्व, सेवंथ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मसल। आपने देखा होगा जब हम किसी का भी, इवन हम खुद का जो भी बात कर लें, मूड में कोई चेंजेस आती है, फेस से एक्सप्रेस हो जाता है, घर वाले समझ जाते हैं क्या है, इवन बाज लोगों के पेरेंट्स का बच्चे समझ जाते हैं कि आज काम गड़बड़ है, फेस से आइडिया हो जाता है, ठीक। तो वो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है। एंगर एक्सप्रेस हो जाती, खुशी फेस से एक्सप्रेस हो जाती, डिप्रेशन फेस से एक्सप्रेस हो जाती। अब इन पेशेंट में ड्रामेटिक चेंज ये होगी कि उनका फेस बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा। तो इस टाइप के लोग जिनको पार्किंसन डिजीज होगी, उनका फेस एक्सप्रेशन लेस होगा, बगैर किसी एक्सप्रेशन के, जैसे खुशी में है वैसे गम में, ठीक। तो इसको कहते हैं मास्क लाइक फेस, ऐसे जैसे फेस पे मास्क है, जैसे मास्क आगे से कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, इसी तरह उनका फेस भी नहीं देगा। ब्लिंकिंग, स्माइलिंग, ये चीजें नहीं होंगी। रिजिडिटी इंपॉर्टेंट एक और चीज है, मसल जो है स्टिफ होंगे, रिजिड होंगे, सख्त होंगे, क्लियर। मसल स्टिफनेस अगर बिकॉज ऑफ इंक्रीज, अब ये क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मसल स्पिंडल अगर आप समझे तो मसल स्पिंडल में इंपॉर्टेंस है गैमा मोटर न्यूरॉन की, वो क्या हो जाएगा, उनकी वजह से टोन होती है, अब टोन इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक। क्योंकि पार्किंसन के जो बेसल न्यूक्लिया exert inhibiting influence on gamma motor neurons, if that inhibition is lost, there will be excessive activity of gamma motor neuron that will lead to hypertonia and rigidity. It affects both flexor and extensor muscle equally. तो इसको कहते हैं लीड पाइप रिजिडिटी। इसका जैसे लेड की पाइप होती है, उसको आप मोड़ें तो फोर्स लगानी पड़ती। पार्किंसन वाले के अगर हाथ को, पेशेंट को आप फ्लेक्स करेंगे तब भी रिजिड होगा, एक्सटेंड करेंगे तब भी रिजिड होगा। गेट, गेट किसको कहते हैं, व्हेन द पर्सन वॉक, हाउ इट अपीयर्स। रिकॉल योर मेमोरी अबाउट सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसको था, वो जो थोड़ा सा मूव कर रहा था आदमी, तो वो ऐसे था जैसे ड्रंकन गेट। अब ये वाले पेशेंट क्या होंगे, इनकी गेट को कहते हैं फेस्टिनेंट गेट। पेशेंट टेक स्मॉल शफलिंग स्टेप, छोटे छोटे स्टेप ये पेशेंट लेंगे, ज्यादा लंबे स्टेप नहीं लेंगे, मूवमेंट्स और अब वैसे ही स्लो चल रहे हैं, देखें तो ये स्लो चलेंगे, कोई भी मूवमेंट तेज नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा बच्चा चलता है ना स्लो स्लो, ऐसे अगर एडल्ट भी होगा उसी तरह छोटे छोटे स्टेप रख के चलेगा। When your strides become quicker and shorter than the normal, which can make it to like you are hurrying, ऐसे होगा जैसे fascinating का मतलब वो कोशिश करेगा कि हरी अप में जल्दी जल्दी ले रहा है, लेकिन लेना मुश्किल होगा उनके लिए। It is characterized by a stooping, rigid posture, posture उनका rigid होता है। स्टूप कहते हैं जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, इन लोगों को आप देखेंगे चलेंगे तो अगला वाला हिस्सा थोड़ा आपको आगे की तरफ नजर आएगा। शार्ट शार्ट स्टेप होंगे, वो लगेंगे हमें कि फास्टर हैं लेकिन वो शार्टर होंगे, ठीक है। तो बेंट फॉरवर्ड होगा पेशेंट की हेड नेक, उसको स्टूपिंग गेट कहते हैं या फेस्टिनेंट गेट कहते हैं, इनके साथ पार्किंसन डिजीज। स्पीच क्या है, स्पीच को कहते हैं स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच आप किस तरह समझें कि ये पर्सन प्रोनाउंस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन इनकी एक तो सही नहीं होगी, दूसरी जो अब हमने कहा मूवमेंट स्लो है, हम टॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग मसल, दीज आर आल्सो स्केलेटल मसल। अब वो मसल प्रॉपर बात नहीं कर पाएगा तो स्पीच जो होगा जैसे बड़ी मुश्किल से आवाज निकालेगा।
अब लव स्पीच अगर वो कहेगा तो स्पीच इस तरह करके गैप्स आएंगे, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनमें गैप्स आएंगे, स्लर्ड स्पीच कहलाता है। इस बिसाइड दिस दैट पर्सन इज आल्सो हैविंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस। डिप्रेशन तो इसलिए होगी क्योंकि क्रॉनिक मसला है, पुराना मसला है, ठीक होगा नहीं, तो कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये पेशेंट एंग्जाइटी डिप्रेशन ये साथ साथ इनको चलती रहती इन मरीजों को। अब हाउ विल ट्रीट पार्किंसन डिजीज, ये वैसे ट्रीटमेंट इज नॉट योर वर्क, यू शुड नो ओनली इट्स फिजियोलॉजी, लेकिन कभी कभार जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनसे कभी कभार इसकी ट्रीटमेंट भी पूछ लेते हैं, या इफ शॉर्ट ऐसे कम ऑन दैट यू कैन राइट डाउन दिस ट्रीटमेंट टू गेट गुड मार्क्स। ट्रीट आपकी बुक ने भी दी है तो आपने पढ़नी। ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल नट शेल में देखें कि ये क्यों हो रहा है, उस हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। थोड़ा सा सोचें पार्किंसन क्यों हो रहा है, फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। पार्किंसन डिजीज बेसिकली हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, डोपामीन नहीं है। तो अब हम ऐसी ड्रग देंगे, नंबर 1 पे जो लिखा है, जो कि ब्रेन में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाए, वो ड्रग देंगे। तो वो ड्रग सबसे अच्छी है एल डोपा, लीवोडोपा इसको कहते हैं, या एल डोपा कहते हैं। ये क्या हो जाता है, जब एब्जॉर्ब होती है हमारी जीआईटी से, हम टेबलेट फॉर्म में देते हैं, ब्लड में जाती है, ब्लड से ब्रेन में जाती है, वहां पे कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन में। तो डोपामीन कम है वहां पे, जब अवेलेबल हो जाएगा पेशेंट के सिम्टम कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्या है, बेसिकली आपने इसके सर्किट पे अगर आएंगे, बेसल न्यूक्लियर में इनहिबिशन एक्साइटेशन हो रही थी कार्डियक न्यूक्लियस पोटामिन की वजह से, तो उस बैलेंस को ये डोपामिन जो हम एक्सटर्नल दे रहे हैं मेंटेन करेगा, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। या नंबर 2, ट्रीटमेंट विद मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अब नॉर्मली जो डोपामिन कोई भी शख्स उसका ब्रेन बना रहा है, उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, जो एंजाइम, उसका नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो अब अगर कोई आदमी डिजीज के साथ है, डोपामिन कम बन रहा है, तो हम अगर ऐसी चीज दें जो कि उस एंजाइम को इनहिबिट करें, जो उसके थोड़ी सी डोपामिन को तोड़ रहा है, तो डोपामिन काफी देर तक अवेलेबल होगी, उससे भी पेशेंट के सिम्टम कम हो जाएंगे। इसको कहते हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये भी हम देते हैं, which is responsible for destruction of most of the dopamine. Therefore any dopamine that is released remain in the basal tissue for a longer time. ठीक, तो जो डोपामिन बनेगी, अवेलेबल होगी, तो पेशेंट सरवाइव कर पाएगा। ट्रीटमेंट विद ट्रांसप्लांटेड फीटल डोपामिन सेल्स, दिस इज लेटेस्ट ट्रीटमेंट के क्या हो रहा है, ट्रायल चल रहे हैं इस पे कि क्यों ना हम बेबी का जो सेल लें, स्टेम सेल, जो कि कैपेबल है कि वो बना सके डोपामीन को, ऐसा सेल अगर हम लें, उसको ट्रांसप्लांट कर दें ब्रेन में, और वो डोपामीन बनाए, तो उस डोपामीन को अगर हम ऐड करेंगे, मतलब वो डोपामीन क्या है, ब्रेन के डोपामीन के अंदर जो रिजर्वायर है उसमें ऐड हो जाएगा, तो द पर्सन विल सर्वाइव और उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। क्लियर? So that was all about the Parkinson disease, very important related with the VIVA, with the short essay. Another basal nuclear disease, उसको कहते हैं हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज या हंटिंगटन कोरिया। क्लियर? ये कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज हंटिंगटन कोरिया, व्हाट इज हंटिंगटन डिजीज इन दी वाइवा। So Huntington disease is an autosomal dominant hereditary disorder. Clear? The abnormal gene that cause Huntington disease has been found. It has a codon CAG that repeats many times. इसको कहते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड है। इसका रिपीट डिसऑर्डर के बार बार रिपीट हो रहा है, कोड फॉर मल्टीपल एक्स्ट्रा ग्लूटामिन अमाइनो एसिड इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्नॉर्मल यूरेनल सेल प्रोटीन कॉल्ड हंटिंगटन। अब ये कह रहे हैं इस बीमारी से क्या हो जाता है, ये कोडोन बढ़ जाते हैं, ये कोडोन बढ़ते हैं तो ग्लूटामीन अमाइनो एसिड वो बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ता है? उसके बढ़ने से एक एब्नॉर्मल प्रोटीन बनती है। एब्नॉर्मल प्रोटीन कहाँ बनती है? एब्नॉर्मल प्रोटीन बनती है न्यूरॉनल सेल्स के अंदर, उस प्रोटीन का नाम है हंटिंगटन, और उसकी वजह से सिम्टम आते हैं, तो तभी हम इस डिजीज को कहते हैं हंटिंगटन डिजीज।
ठीक है। सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट को? कोरिया, कोरिया मतलब एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट, समझे बात को। चाहे पार्किंसन है चाहे ये, कोरिया बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है, यानी इनवॉलेंट्री लफ्ज को आप समझिए। कोरिया क्या है? इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल मूवमेंट, यानी वो पेशेंट कोरिया वाला आपके सामने आ जाए तो यकदम से उसकी बॉडी, उसके हाथ पांव जिस्म अजीब किस्म की मूवमेंट शो करेगा जो उसकी खुद के कंट्रोल में नहीं होगी, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल। तो बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है कि पेशेंट के खुद के कंट्रोल में ना, और हाथ भी हिल रहा है, पाँव भी हिल रहे हैं, अजीब तरीके से हिल रहे हैं, तो दिस इज डेंजरस डिसऑर्डर। दूसरा, टोन कम होती है इस डिजीज में, हाइपोटोनिया और डिमेंशिया हो जाती है। डिमेंशिया किसको कहते हैं? लॉस ऑफ मेमोरी। Wilson disease, this is also a disorder of the basal nuclei. It is an inherited disorder characterized by excess of copper in the body tissue. विल्सन डिजीज क्या है? कापर बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब कापर का मेटाबॉलिज्म, सपोज करें एक आदमी है जिसके जिस्म में जो यूटिलाइज करता है, किसको यूटिलाइज करता है? कापर को। वो मशीनरी खराब हो जाए, वो एंजाइम खराब हो जाए, जिनकी वजह से उसका कापर जो है यूटिलाइज हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि कापर विल एबनॉर्मली बी एक्यूमुलेटेड इन हिज बॉडी। उस आदमी की बॉडी में कापर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा एबनॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा। वो कापर क्या होता है? कई ऑर्गन्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है, लाइक लिवर, ब्रेन, किडनी, आईज। लेकिन ब्रेन के अंदर ये एक्यूमुलेट होता है बेजल न्यूक्लियाई के अंदर, लेंटिकुलर न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से सिम्टम आते हैं। उस सिम्टम को हम कहते हैं, ये भी पार्किंसन लाइक सिम्टम है, लेकिन ये डिजीज है विल्सन डिजीज। क्लियर? तो पार्किंसन वाले सिम्टम आते हैं। दूसरा, जो दूसरी कहीं जिस भी ऑर्गन में, लिवर में, किसी और ऑर्गन में कापर डिपॉजिट होगा तो उस ऑर्गन को फेल करते हैं। हेमीपेलिस्मस, if selectively subthalamus nucleus is the part of basal nucleus, अगर वो डैमेज हो जाए तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हेमीपेलिस्मस। इसके फीचर क्या होंगे? डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंट इनवॉलेंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी एक साइड पे देखें वायलेंट अजीब किस्म की इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो जाएगी पूरे आर्म की। while walking the arm swings wildly, अजीब किस्म की जब वॉक करेगा, हाथ नॉर्मली जिस्म के साथ थोड़े चलते हैं, बिल्कुल ही बाहर की तरफ निकल जाएंगे हाथ। These movements are called flinging movements, तो इन मूवमेंट को हम कहते हैं flinging। ठीक है। So thank you so much. This was our today's lecture on the disorder of basal nuclei. So we discussed the Parkinson disease, Huntington's chorea and Wilson disease.